हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम एनआईएएस क्लास 10th हिंदी का एक सॉल्व सैंपल पेपर देखेंगे। फ्रंट पेज में आपको शो कर देता हूँ कि इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं। 8 पेजेस जो हैं वो प्रिंटेड होते हैं, मतलब मुद्रित होते हैं। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होता है, इस क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ठीक है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होता है, यहाँ पर इन्विजिलेटर की साइन लिखनी है, ठीक है। अब आपको सैंपल पेपर दिखाता हूँ जो कि सॉल्व है, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो एग्जाम में लिखना है वो किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छाट कर लिखें। मतलब ये एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहला है, इसे जगाओ कविता में सूरज, पवन और पंक्षी को भाई कहा गया है। यह संबोधन है, किसका संबोधन है? ये आत्मीय संबोधन है, ठीक है। ये आपने इसे जगाओ कविता पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। दूसरा है, आह्वान कविता में दीपक, भाग्य है, तेल क्या है? तो यहाँ पर कर्म है। तो आपको ये जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ यही आंसर बुक में लिखना है, जो आपका आंसर बुक मिलेगा वहां पर जिसमें आप नोट करोगे। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखा, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यही लिखना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर आप देख लें, अगर पहले का गया है तो यहाँ पर पहले का गया, उसके बाद यहाँ पर कर्म लिख देना, बस इतना ही लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद चलो, थर्ड है, चंद्रग्रहण से लौटती बैर कविता में विवाह के रूपक में प्रकृति किसकी भूमिका निभा रही है? तो दुल्हन की, सहेली की, माँ की, प्रेमिका की। तो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें दुल्हन की जो है भूमिका निभा रही है प्रकृति। चौथा क्वेश्चन है इसमें, कबीर दास ने घर में बढ़ते धन की तुलना किससे की है? तो नाव से भरते पानी से की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा पार्ट है इसका। बीती विभावरी जागरी कविता में नागरिक इसे कहा गया है? तो सुंदर स्त्री को कहा गया है। तो गैस का सही है। अब प्रश्न दूसरा आ गया। अब देखो, 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर का, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होता है, पता ही होगा आपको। उसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 20 शब्दों में है, 6 नंबर का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आजादी कविता के अंत में शागिर्द द्वारा सुई में धागा पिरोने लगना क्या सूचित करता है? सुई में धागा पिरोने लगना क्या चीज बताता है आजादी कविता में? तो इसका मतलब है, उस्ताद जब शिष्य को समझाता है तो उसे कर्म का महत्व समझ में आ जाता है, मतलब काम की जो वैल्यू है वो उसे समझ आ जाती है और वह पुनः अपने काम में लग जाता है। ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा है, कबीर ने निंदक को निकट रखने का परामर्श क्यों दिया? आपने पढ़ा होगा ना, निंदक नीरे राखिए, है ना, कुटिया छवाए, ऐसा था ना, आपने पढ़ा होगा, वही है। कबीर कहते हैं कि निंदक हमारी कमियों के बारे में बताता है, जिन्हें जानकर स्वभाव को बदल सकते हैं। मतलब जैसे आप एक अपने आंगन में कुटिया छवा दोगे जो आपकी बुराई करता है, तो जब आप घर से निकलोगे तुरंत आपकी बुराई करेगा, मतलब वो कमी आपको बताएगा। तो आप धीरे धीरे उस चीज को जो है सही कर लोगे, स्वभाव बदल दोगे अपना, अच्छे हो जाओगे। और व्यक्ति बिना साबुन पानी के भी निर्मल स्वभाव वाला बन जाता है। ये यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया था। थर्ड है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में हवा को किस रोग से ग्रस्त दिखाया गया है? ठीक है, तो टीबी, तपेदिक से दिखाया गया, ठीक है। जिस प्रकार तपेदिक रोगी, टीबी के रोगी का शरीर धीरे धीरे क्षय हो जाता है, वह खून की उल्टियां करता है, उसी प्रकार प्रदूषण के कारण पृथ्वी तपेदिक रूप से ग्रस्त खून की उल्टियां करती प्रतीत होता है, ठीक है। पांचवा चौथा क्वेश्चन इसका, उनको प्रणाम कविता के किन लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव है? तो उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है जो परिश्रमी एवं संघर्षशील है, मतलब जो मेहनत करते हैं और जो हमेशा उस चीज में लगे रहते हैं। किंतु साधनों के, मतलब साधन का मतलब रिसोर्सेज, जो भी चीज से आप काम कर रहे हो, जैसे आप अभी लैपटॉप पे या फोन पे ये वीडियो देख रहे होगे, तो आपका साधन क्या है? लैपटॉप, ठीक है, इंटरनेट है। तो उसके अभाव में असफल हो गए, मतलब परिश्रमी और संघर्षशील है लेकिन आपके पास साधन नहीं है, तो उसमें असफल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। ये यहाँ पर इसका मतलब है, भाव है। उसके बाद यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन है, वृंद के अनुसार चतुर और ज्ञानी बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो कवि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। और यह ठीक उसी तरह होता है जैसे कोमल रस्सी द्वारा कुएं की पत्थर की जगह बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाता है। आप कुआं देखते हो ना, कुआं में यहाँ पर घिरनी लगी होती है, घिरनी पे एक रस्सी लगी होती है। अब वो घिसते घिसते रस्सी के नीचे पत्थर होता है, पत्थर वो टकराता रहता है, वो कट जाता है ना, लोहा होता है, लोहा भी कट जाता है घिरनी वाला। तो ये वहां पर इसका मतलब यहाँ पर ये इसका मतलब बता रहे हैं। सिक्स और लास्ट क्वेश्चन है, खग कुल 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 सा बोल रहा है में कौन सा अलंकार है? तो वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार होती तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कुल कुल में यमक अलंकार है, और पहले कुल का जो समूह तथा दूसरे का कलरव मतलब है, ठीक है। चलो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसकी कवि के नाम का उल्लेख करके काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, और सौंदर्य स्पष्ट का जो है 5 नंबर टोटल आता है। आओ मिल सब देश बांधव बांधव हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य की, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता आहो, बनती नहीं क्या एक गाला विविध सुमनों की कहो। ये आपका जो है काव्य था। अब उत्तर देखते हैं हम इसका। प्रस्तुत काव्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता आह्वान से उद्धृत है, मतलब आह्वान से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि देशवासियों को एकता से रहने पर बल देता है।
ठीक है? क्योंकि अलग-अलग जातियों में बटे होने के कारण देश जो है वो कमज़ोर हो जाता है। एकता द्वारा ही शांति व संपन्नता संभव है। संपन्नता का मतलब होता है आपको सारी चीज़ें जब मिल जाती है तो आप संपन्न हो जाते हो, वो यहाँ से इसका मतलब है। जिस प्रकार अलग-अलग फूलों की माला बन सकती है, उसी प्रकार अलग-अलग धर्मों, संप्रदायों के लोग भी मिलकर रह सकते हैं। काव्यांश की भाषा में जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है। कवि जो है तुकांत है तथा देश बांधव हार में रूपक अलंकार है। सांप्रदायिक एकता की विविध सुमनों की माला से तुलना के कारण उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वो अलंकार है जब हम किसी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं। उदाहरण जो है अलंकार भी है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ये 5 नंबर का है। अच्छा, इसमें अथवा करके भी आएगा। अगर आपको वो वाला मतलब ये वाला आपको काव्य नहीं समझ आया तो आप अथवा करके ये वाला भी जो है काव्य लिख सकते हो। क्या है देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं पावस देखी रही मन कोइल साथ है मौन, अब दादुर भक्ता भय हमको पूछत कौन। प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा जो है रचित है। इस दोहे में कवि ने कोयल और मेंढक के रूप में के संदर्भ द्वारा विद्वान और मूर्ख में अंतर बताया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। चलो, मेढक और कोयल के संदर्भ में संदर्भ से अन्य अर्थ निकलने के कारण अन्योक्ति अलंकार है। दादुर बक्ता भय में शब्द व्यंजना है जिसमें बताया गया कि मंच पर मूर्ख ही बढ़ चढ़कर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है करने हैं। 4 आएगा, 3 करने हैं, 2-2 नंबर के। आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर गलती से 25-25 टाइप हो गया है हमारे से, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। पहला क्वेश्चन है, उनको प्रणाम कविता में असफल लोगों के प्रति अभिव्यक्त दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कीजिए। मतलब उनको प्रणाम कविता में जो असफल लोग हैं उनके प्रति एक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करना है आपको। तो आंसर देखते हैं। कवि नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं। ठीक है, मतलब सीखते रहते हैं, अब आगे बताते रहते हैं। वे उन लोगों को सम्मान का सच्चा अधिकारी नहीं मानते जो सफल हुए। मतलब अगर कोई सफल हो गया है तो वो सच्चा अधिकारी नहीं है, सम्मान के लायक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और प्रसिद्ध है, बल्कि वे उन लोगों को सम्मान का सच्चा अधिकारी मानते हैं जो शक्तिहीन और साधनहीन होने पर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। ये बात सही है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास सारे साधन है, संसाधन है और उसका यूटिलाइज करके, उसका यूज करके आप बड़े बंदे बन गए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके पास साधन नहीं होता, साधनहीन होता है, शक्तिहीन होता है, वो मेहनत करके, संघर्ष करके अगर एक प्राप्ति कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, वो उसने कुछ ना कुछ किया है ना? अधिकारी मानते हैं उसको। इसलिए कविता में कवि ने साधनहीन किंतु परिश्रमी और संघर्षशील लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया। आदर का मतलब इज्जत। ठीक है, जो सफल नहीं हुए उन्होंने हार नहीं मानी है और वो मेहनत कर रहे हैं लगातार। दूसरा क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी कविता में कवि किसे और क्यों जगाना चाहता है? तो जागरी सखी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कवि बताता है कि सुबह हो गई है, सारा संसार अपने दैनिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। तू अभी तक सोई क्यों है? जाग रही। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। ये कविता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनके समय में भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, लेखक, रचनाकार भी जन जागरण के प्रयास कर रहे थे। मतलब जो जो लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे थे अपनी रचना से, मतलब लिखकर उन्हें जागरूक कर रहे थे। इस कविता का भी निहित आशय, मतलब इस कविता में भी जो जानकारी है उसका आशय यह है कि देशवासियों को जगाएं हम, ताकि लोग समझें और एकजुट हो जाएं। अंतिम पंक्तियों में अधरों में अमंग राग और केशों में बंद मलयज से इसी व्यक्ति के सामर्थ्य मतलब शक्ति का संकेत मिलता है। कवि ने आह्वान किया है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब है, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है। तो फिर जागो, सो मत। मतलब तुम्हारे अंदर ताकत है, फिर भी तुम आराम से सो रहे हो। उठो और जागो और भारत को आजाद करो, अंग्रेजों से मुक्त कराओ। ये यहाँ पर इसका मतलब था। गए है, कबीर ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। उत्तर है, गुरु और शिष्य का आपसी संबंध ठीक वैसा ही होता है जैसे कुम्हार और घड़े का है। मिट्टी के घड़े को सुंदर बनाने के लिए कुम्हार जो है अंदर से हाथ का सहारा दिए रहता है, पर बाहरी ओर से जबरदस्त चांटे मारता है, पट-पट मारता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ऐसे बनाया था। बहुत आराम से जो है पट-पट मारता है ताकि वो शेप बन जाए, है ना? ताकि घड़े का सारा टेढ़ापन जो है वो खत्म हो जाए। इसी तरह जो है गुरु का काम भी है, अंदर से शिष्य के प्रति असीम उदार होता है ना? उसको पूरी तरह से सुधारने-सँवारने के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करता है। परंतु जब कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु उसे जो है दंड देता है। यह केवल इसलिए दंड देता है कि शिष्य को किसी तरह की बुराई न लग जाए और उसका सारा जीवन नष्ट न हो जाए। ये इसका मतलब था। उसके बाद है, इसी जगह कविता में कवि ने सोए हुए आदमी को जगाने का आग्रह किस-किस से किया और क्यों किया? तो उत्तर है, सूरज, पवन, पंछी, क्योंकि ये सभी सदैव क्रियाशील रहते हैं। कवि क्रियाशील मतलब हमेशा काम करते रहो, क्रियाशील होता है। कवि क्रियाशील प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रेरणा की दृष्टि से संदेश दे रहा है। प्रेरणा देते हैं ना, किसी को जागरूक रहने के लिए तारीफ करते हैं ना, या कुछ ऐसे कर लो वैसे कर लो, प्रेरणा, है ना?
सपनों में खोए रहने की अपेक्षा सपनों को पूरा करने की दिशा में सक्रिय होने में जीवन का सत्य नहीं है। मतलब सपने में खोने से कुछ नहीं होगा, सपने का काम करो, वो मेहनत करो आप। ठीक है? चलो प्रश्न 5वां यहाँ पर है जो 3 नंबर में आता है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, पृथ्वी बूढ़ी का मतलब बूढ़ी पृथ्वी का दुःख है, कविता में बूढ़ी पृथ्वी का दुःख चित्रित किया गया है। इस दुःख को दूर करने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? तो आंसर है, यह कविता हमें अनेक बातों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। कभी-कभी हम ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, जिन पर दूसरों का भी अधिकार है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक के अधिकार के साथ दूसरों का भी अधिकार जुड़ा होता है। मतलब एक का अधिकार तो दूसरे का भी रिलेशन होता है। इसलिए अधिकार कुछ कर्तव्यों की भी माँग करते हैं। कर्तव्य का मतलब काम, ठीक है? ड्यूटी। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी है, उन पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। ठीक है? हो सके तो प्रकृति द्वारा दी गई संपत्ति में बढ़ोतरी ही करना चाहिए, मतलब पेड़ लगाओ, नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ावा दो, ठीक है? इसलिए आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करके खुश होंगी और वे भी प्रकृति के साथ वही व्यवहार करेंगे। आपको याद होगा, अगर आपको तो 2010 के आसपास जो है, आप देख रहे थे कि पृथ्वी जो है बहुत गर्म हो रही थी, ठीक है? और पानी की जो है किल्लत हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ थे, उन्होंने मीटिंग की, बातें की, फिर ऐसी प्लानिंग की, तो हमारे जो देश का पानी है और भी देशों का पानी है, मौसम है, ठीक है? वो धीरे-धीरे कंट्रोल हो गया, ठीक है? मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नाम नहीं बता रहा कि क्या उस प्रोग्राम का नाम था, ठीक है? चलो, इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। हमारा कर्तव्य जो है, ड्यूटी है, काम है, नदियों को साफ करना, सूखने से बचाना, जल के अन्य स्रोतों जैसे तालाब, झील, कुएँ आदि को बढ़ावा दें, पेड़ों की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ। पर्वतों को केवल तभी खोदें जब उनकी आवश्यकता हो। अन्य साधनों को भी सोच समझ कर प्रयोग करें। ठीक है? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया था तो आपने लिख लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो अथवा करके भी जो है 5वां क्वेश्चन 3 नंबर का 50 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? आज़ादी, कविता के आधार पर आज़ादी और कर्म के संबंध का स्पष्टीकरण करना। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण है जो है, और आपको पता है ये कितने नंबर का, 3 नंबर का है। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दी गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त मतलब एमसीक्यू टाइप का है। पहला, सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया ने मिस्र जाने पर विचार क्यों ताक दिया था? क्योंकि वह नगर की निर्धन जनता की सहायता करनी चाहती थी, गरीब जनता की सहायता करनी चाहती थी। ठीक है क्या? वह परोपकारी राजकुमार को असहाय नहीं छोड़ना चाहती थी, ठीक है? उसका अपने साथियों के पास पहुँचने का समय बीत चुका था, ठीक है? वह अत्यधिक अशक्त और बीमार हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, वह परोपकारी राजकुमार को असहाय नहीं छोड़ना चाहती, ये इसका आंसर जो है सही है। ठीक है? जब मूर्ति पे बैठी, मूर्ति से जब बात हुई, तब उसको पता चला, तब वो नहीं गई थी, है ना? तो ख़ैर इसका सही है। उसके बाद सॉरी, इसके बाद कौन-सा तत्व नाटक को अन्य गद्य विधाओं से अलग करता है? तो अब अभिनेता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, शतरंज खिलाड़ी कहानी में से किसे कहा गया है? तो ये बेगम को कहा गया था। गिल्लू पाठ में किन 2 विधाओं का संयोग है? रेखाचित्र और संस्मरण। क्योंकि जब हम किसी की याद में कुछ हम लिखते हैं तो उसे हम रेखाचित्र कहते हैं, संस्मरण कहते हैं ना, इसलिए ये महादेवी वर्मा की स्टोरी है ना, गिल्लू गिलहरी वाला, वही है, ठीक है? चलो 5वां है, पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का होगा? तो व्यावसायिक पत्र होगा, है ना, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, इसलिए। 6 पार्ट देखते हैं। ऐसा ना हो कि वह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। अंधेर नगरी नाटक में ये कथन है, तो ये मंत्री का कथन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है जो कि 7 मार्क्स का ही है। आपको 15 टू 20 शब्दों में जो है इसका आंसर लिखना है। पहला इसका पार्ट है, मास्ट हेड किसे कहते हैं? अखबार के पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर अखबार का नाम लिखा होता है, यही जो है मास्ट हेड है, ठीक है? यह नाम विशिष्ट अंदाज में व डिजाइन में लिखा जाता है, स्पेशल अंदाज में और डिजाइन में लिखा जाता है। कई अखबारों के नाम के साथ चित्र या पहचान चित्र भी छपा हुआ होता है, ठीक है? तो मार्क्स शीट समझ आ गया होगा। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, अनौपचारिक पत्र के किन्हीं 2 संबंधों का, है ना, उल्लेखन करना है आपको। तो पत्र के अंत में छोटों की ओर से बड़ों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द आपका आज्ञाकारी, विनीत, सेवक, अनुचर, कृपाविलासी, कृपाकांक्षी, आपका छोटा भाई, छोटी बहन, माई आपका, ये जो भी सारे वर्ड होते हैं पत्र के अंत में बड़ों की ओर से छोटी के लिए प्रयुक्त वाले शब्द जो होते हैं, है ना, तुम्हारा शुभचिंतक, शुभकांक्षी, अथवा हितैषी आदि, ये इस तरह से संबोधन 2 तरह से हम कर सकते हैं। पहला उधर था, दूसरा ये है। उसके बाद पत्र के अंत में मित्रों के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं स्नेहाकांक्षी, स्नेही, स्नेहमय, आपका ही, अभिन्न और आपका मित्र। तीसरा क्वेश्चन है, सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया राजकुमार को छोड़कर क्यों नहीं जाती है? इससे पहले भी आपने एमसीक्यूज में यही क्वेश्चन देखा था, ठीक है? गौरैया देखता है कि राजकुमार ने अपना सब कुछ औरों की मदद के लिए लुटा दिया, वह अंधेरा हो चुका है वहां पर तथा असहाय हो चुका है, मतलब अंधा हो चुका है वह और असहाय हो चुका है, इसलिए वह राजकुमार को छोड़कर नहीं चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की, आप किस तरह के प्रोटीन के माफिक न होने वाले रोगों को नाम बताना। मतलब किस खास तरह के प्रोटीन के माफिक न आने से होने वाले रोगों, जैसे कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ चीजों खाने से परेशानी होती है, यहाँ तक कि दवाओं से भी उनको गंभीर समस्या हो जाती है, इस रोग को एलर्जी कहते हैं। ठीक है, चलो, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। गिल्लू ने गर्मियों में
लेखिका के पास रहने का क्या तरीका निकाला? तो सदैव उसी के पास रहना चाहता था, काफ़ी लगाव था लेखिका से। किससे? लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा थी, ठीक है? इसलिए वह गर्मियों में लेखिका के रखी सुराही पर लेटकर गर्मी से भी बच जाता था और लेखिका की निकटता भी पा लेता था, मतलब पड़ोसी भी होता, पास में रह लेता था। 7th लास्ट है, किशोर ने बहादुर की पिटाई क्यों की थी? किशोर जो है मध्यवर्गीय लड़का था, बहादुर जो है नौकर था। वह गरीब और मजबूर भी था। बहादुर द्वारा शाम को साइकिल साफ न करने पर किशोर क्रोधित होकर बहादुर को पीट देता है, क्योंकि वह नौकर को पीटना अपना अधिकार समझता है, हक समझता है। कितनी गलत बात है, इसलिए जो है वो पीटता था। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे पीछे जो है प्रश्न लिखने हैं। तो 5 नंबर का आता है ये भी। अब यहाँ पर पैसे लिखा हुआ आएगा, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको पहला बता दूं, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीनें बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बातें सोचो, आत्मा करने की सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि हम हमारे भीतर है प्रेम, है ना? उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। वृत्ति क्या है? स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। नाखून आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। मतलब उसके वास्तविक का जो चरित्र है, मतलब जो उसके चरित्र है, उसको उसकी वास्तविकता का पता लगाया था। अब यहाँ पर लेखक का नाम बताना आपको, ठीक है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ से आंसर आप देख सकते हो, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको नीचे आना था, ऊपर आ गया। तो इसका आंसर है गद्यांश जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते से है, लिया है। मूल भाव स्पष्ट करना है तो आज जो है सभी देशों के नेता जो है विचार मशीन की ताकत बढ़ाने की बात करते हैं, परंतु मन के विकारों से, क्रोध हो गया, है ना, गुस्सा जिसको आता है, हिंसा, लड़ाई झगड़ा है, द्वेष, इनसे दूर रहने की बातें नहीं करते हैं, ठीक है? और संसार में शांति, प्रेम, अहिंसा से ही आ सकती है। तो ये 2 नंबर का है और ये पहला जो है 1 नंबर का था। अब 2 नंबर का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आज के परिवेश में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो? 50-60 शब्दों में लिखना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है? अथवा करके एक और यहाँ पर है, वाजिद अली वाला चैप्टर, ठीक है? शतरंज के खिलाड़ी वाला चैप्टर है ये, इसका भी सेम वही पैटर्न है, आपको सेम इस तरह से लिखना है, ठीक है? उसके बाद इस कहानी में तत्सम देशज शब्दों का प्रयोग करने में लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, तो यहाँ पर इस जो है पहचान करके लिख सकते हो, ठीक है? जैसे तत्सम शब्द कौन होते हैं, तद्भव कौन होते हैं, ये सब बहुत बेसिक सी बात है, आपने देखा होगा। उसके बाद ग पार्ट है, यहाँ पर गद्दाफ में वाजिद अली शाह के समय में समाज में पतन के कारणों को संकेत किया गया। आज के समय में सामाजिक पतन के कारणों का उल्लेख करना है। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे, उनकी कहानी के प्राधीन भारत के एक प्रमुख सत्ता केंद्र लखनऊ के सामाजिक राजनीतिक जो है वातावरण की चर्चा की गई है। वहां पर जो सामाजिक चर्चा थी, समाज में क्या चल रहा है, राजनीतिक पॉलिटिक्स की जो भी बातें थी, जो शासक वर्ग से लेकर आम जनता तक की विलासिता को उजागर करता है। विलासिता का मतलब सब ऐशो आराम में जी रहे थे। यहाँ शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, साहित्यकार, कलाकार, जो व्यापारी थे, है ना, वो भी विलास सामग्री के उपभोग, प्रचार और निर्माण में जुटे थे। शासन और जनता दोनों अकर्मक, मतलब कोई काम के नहीं थे। दुर्व्यसनों एवं विलासिता को ही जीवन का सुख मान बैठे थे, मतलब जो अय्याशी थी उसी को ही सुख मान बैठे थे। उनके तर्क होने थे कि शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने के बुद्धि तेजी होती है, मतलब ये सारे खेलने से जो दिमाग तेज बढ़ता है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदे मसलों को सुलझाने की आदत पड़ जाती है, ठीक है? तो प्रेमचंद का विचार है कि यार राजनीति अधपतन की चरण सीमा, मतलब अब राजनीति सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा। ये जो उनका विचार था मुंशी प्रेमचंद जी का। आज के समय में भी शासक एवं अधिकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के दलदल में फंसे हुए हैं, जिनका प्रमुख कारण है भौतिक सुख में, मतलब पैसा मिल जाए, चीजें बना ले, भौतिक सुख ले ले, यही जो है इनके चक्कर में रहते, अधिक से अधिक जो है समय लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, जो कि गलत है। ये मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे थे। 9th क्वेश्चन जो है 4 इंटू 2 8 मार्क्स का है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अपना प्राय पाठ के आधार पर बताइए कि एलर्जी किसे कहते हैं और 2 लक्षण बताना। तो यहाँ पर एलर्जी किसे कहते हैं, इसके लक्षण यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। खा पाठ अंधेर अंग्रेजी नाटक में अंग्रेजों ने कुशासन पर व्यंग किया, जो खराब शासन था उस पर व्यंग किया, 2 उदाहरण के माध्यम से बताना था। यहाँ से ये हो गया, उसके बाद उदाहरण हो गया, इस तरह से आप देख सकते हो आंसर। उसके बाद ग है और घ है, ठीक है? ग क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, प्राचीन काल में नाखून बढ़ना उचित था और आज काटना ऐसा क्यों? नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर लिखना है। तो आदि मानव बच्चों के नाखून काटना अनुचित मानता था, है ना, सही नहीं मानता था, क्योंकि नाखून उसके लिए अस्त्र थे, क्योंकि नाखून से बहुत सारी चीजें बचा लेता था, जीवन की रक्षा करता था। लेकिन आधुनिक मानव जो है नाखून बढ़ाना अनुचित मानता है, ये गलत है ना? नाखून से कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। अब जो है मानव नाखून बढ़ाना पाश्विक प्रकृति का प्रतीक मानता है, मतलब पुराना सिस्टम कह सकते हो। उसके बाद सार लेखन का क्वेश्चन आया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? आपको 3 इंटू 2 करना था, अब देख लो यहाँ पर कितने नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 इंटू 2 4 क्वेश्चन करने हैं आपको 8 नंबर का। तो क्या क्या गग है और 5 क्वेश्चन है, कोई भी 4 करना आपको, ठीक है? शतरंज वाला क्वेश्चन आया हुआ है उस चैप्टर से। उसके बाद 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित से किसी 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखना है। अब आपको इसमें भी 4 क्वेश्चन है,
ठीक है, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, मतलब 9 नंबर आएगा 10th का। भारत की बहादुर बेटियों पाठ के आधार पर कल्पना चावला की व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं के बारे में बताना आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी विशेषताएं, जो परिश्रमी महिला थी, साहसी महिला थी, बालपन से जो है अंतरिक्ष में जाने के लिए काफी विचार कर रही थी। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है पढ़ाई की थी इन्होंने, एरोनॉटिक्स इंजीनियर बने थे वहां पर, क्योंकि घर वाले जो है पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की और अमेरिका चले गए थे। वहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली थी। ठीक है, और क्षमता और साहस के बल पर जो है अमेरिका अंतरिक्ष यान कि कोलंबिया मिशन के लिए चुनी गई थी। पहली बार किसी भारतीय युवती ने अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, कल्पना चावला पहली ऐसी लेडी थी। यह एक भारतीय युवती का ना भुलाया जाने वाला अदम्य साहस ही था। मतलब ऐसी चीज थी कि मतलब इन्होंने ऐसा काम किया कि हम उनको नहीं भुला सकते अभी। कल्पना चावला सही मायने में भारत की बहादुर बेटी के रूप में याद की जाएंगी। तो एक क वाला आपको 40-50 शब्दों में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ख वाला भी है, समाचार के चयन में बरती जाने वाली किन्हीं 3 सावधानियों के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद चौथा आया कि सुखी राजकुमार में गौरैया के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारणों पर एक टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसी तरह आपका घ वाला पार्ट है, और इसी तरह आपका 4 पार्ट हो गए ना, 3 ही क्वेश्चन करने थे, 4 में से कोई 3 करने थे 9 नंबर के। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको काव्य दिया हुआ है। ठीक है, काव्य दिया हुआ आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना, इस तरह से कह रहे हैं कि मेघों के आगमन की तुलना किससे की गई है। तो जो है कवि में जो दामाद आते हैं ना, अतिथि, उनसे कंपेयर किया गया है। जब ये चैप्टर पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, गली गली के दरवाजे पर खिड़कियां खुलने का कारण क्या था कि बरसात आने की संभावना हो गई थी। ठीक है, ये है। उसके बाद बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो बाकी चितवन नदी उठा के घूंघट करके इसमें कौन सा अलंकार बताना है, इसमें मानवीकरण अलंकार। ठीक है, उसके बाद गांव में मेघों के आने की सूचना कौन दे रहा है, तो बुजुर्ग रूपी पेड़ जो है झुक कर दे रहे हैं। जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ क्या करते, झुक जाते हैं ना, ये बताया जा रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग की भूमिका कौन निभा रहा है, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग पेड़ जो है वो निभा रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन 5 मतलब पढ़ने के बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है लिखने हैं। ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में आता है। कैसे क्वेश्चन, देखो यहाँ पर हमारे गांव जो है आत्मनिर्भर नहीं है, कहीं की स्वास्थ्य शिक्षा तो छोड़िए, भोजन पानी की बुनियादी मतलब बेसिक चीजें भी नहीं है वहां पर। इस तरह से जो है आपको पैसेज आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से आया है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, गांव से शहरों की ओर आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपको पता है बेसिक नीड्स ही नहीं है, इसलिए लोग शहर में जाते हैं। गांव शहरों में बांट करना देखने के लिए क्या करना जरूरी है, तो कह रहे हैं सुविधाएं जो है वही दो अलग अलग करते हैं। तो सुविधाएं अगर गांव में भी मिल जाए तो गांव और शहर का जो है डिफरेंसेस ही ना रहे। गांव के गण अभी गणतंत्र से दूर है, मतलब इसका मतलब बताना है। तो स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद शहरों का खूब विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन गांव की उपेक्षा की गई, इसलिए के अनुसार गांव अभी भी गणतंत्र से दूर है। गांव की उपेक्षा मतलब गांव की बुराई समझ सकते हैं। कोई भी अपनी जड़ें नहीं त्यागना चाहता। इस वाक्य से जड़ें से क्या तात्पर्य है, जन्म स्थान। ठीक है, गद्यांश का शीर्षक देना आपको, तो शहर और गांव का विकास एक तुलना, ये शीर्षक दिया है। शीर्षक 1 नंबर का होता है। वैसे आपको पता ही है कि ये जो क्वेश्चन आया 5 नंबर का है, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर, हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन आएगा, उत्तर देना है 10। अब 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 का उत्तर, इसमें ग्रामर सारा मिक्स होता है। तो संधि विच्छेद बताना है जन्मोत्सव और स्वाधीन का। तो जन्म प्लस उत्सव को जन्मोत्सव कहते हैं, स्व प्लस अधीन को स्वाधीन कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखना है। तो देशभक्ति अथवा राधीन, तो देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास होता है, रात और दिन जो है द्वंद्व समास होता है। अनु उपसर्ग में 2 शब्द बताना है, तो अनुवाद, अनुकूल, अनुसार, अनुरोध, इस तरह से बहुत सारे बना सकते हो। कोई 2 ही बताना था, कोई 2 बता सकते हो। चौथा है वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने गई थी। सरल वाक्य में बदलना है, तो वह गोरों की फौज लखनऊ पर अधिकार जमाने आई। सरल वाक्य में हो गया 1 नंबर का। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। रचना के अनुसार वाक्य भेद बताना है, तो ये मिश्र वाक्य है। बज रही थी, उसके बाद फौज की 2 चीजें मिला के, 2 सेंटेंस मिला के सेंटेंस बनाना वाक्य, तो इसलिए मिश्र वाक्य कहते हैं। 6th है, छठा है, अरे तुम इतने बड़े हो गए, यथास्थान उपयुक्त विराम, विराम चिन्ह लगाना। अरे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, ये वाला देखो, आप देख सकते हो ना। चलो, दांत खट्टे करना, नाक कटाना, किसी मुहावरे का जो प्रयोग बताना। दांत खट्टे का मतलब होता है हर युद्ध में भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। नाक कटाना का मतलब होता है मोहन के पिताजी शिक्षक है, मोहन जो है गलत संगति में पढ़कर उन्हें नाक कटा रहा है, मतलब पढ़ लिख नहीं रहा है, जो भी है। उसके बाद 8 से, दुर्जन लोग किसी का भला नहीं करते। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है, तो दुर्जन किसी का भला नहीं करते। लोग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दुर्जन का मतलब दुर्जन लोग ही, कम्युनिटी हो गई वो। उसके बाद 9 था, मदन गोपाल और गीता जा रही है। शुद्ध रूप में लिखना है मदन कौमा गोपाल और गीता जा रहे हैं। जा रही है नहीं है, गीता तो गीता के लिए रही है लगाओगे, लेकिन 3 हो गए ना, तो रहे हैं आगा। ठीक है, चलो लास्ट है एक प्रत्यय से 2, तो आप भौगोलिक, सामाजिक, प्राथमिक, अनुभाविक, देखो लास्ट लाके ना प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय है। और उसके बाद आपने एक और लिखा था यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं, ये अनु उपसर्ग आया था। उपसर्ग 1 नंबर का आया हुआ है, और प्रत्यय भी जो है 1 नंबर का आया हुआ है यहाँ पर। चलो, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, गद्यांश का जो है यहाँ पर आपको सार पूरा पढ़ना है, मतलब पूरा गद्यांश पढ़ना है आपको, और इसको 1 तिहाई में लिखना है। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, तो आपको 3 लाइन में, मतलब
इसका 1/3 करके लिखना है, 5 नंबर में आएगा। तो अब 1/3 तो लिखोगे, लेकिन इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट जो बातें बताई जा रही है ना, उन 1/3 में सारे वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, आपको इस तरह से इन शॉर्ट करके कहानी को समझ कर लिखना है। ठीक है, चलो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है, अगर नहीं समझ तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करके आप इसे समझ सकते हैं। नहीं आता फिर भी कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, टीवी पर बढ़ रही हिंसा और अश्लीलता के विरोध में विचार व्यक्त करना है। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक का है ना कि नाम एक पत्र लिखना है 5 नंबर का। तो पत्र जो है 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले मुख्य संपादक दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली, यह लिखोगे। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, दिनांक के बाद विषय लिखना है। देख लो, मुख्य संपादक जो उनको, फिर वो किस जगह पे हैं, है ना, एड्रेस हो गया, किस न्यूज़पेपर वो लिखना है, डेट लिखना है, फिर विषय लिखना है। ये 4 चीजें हो गई इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पर आ गया बॉडी। ये आपकी जो है बॉडी है, इतनी बॉडी है, और बना के आपको खुद लिखना होता है इसमें ये सारा। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा हटा भी देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में इजी रहे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद बहुदेव लिखना है, क्या क्या गया निदेशक। ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद अथवा करके एक और पत्र आया है, यहाँ से आप देख सकते हो, सेम वही पैटर्न है। ठीक है, पर्यटन विभाग नैनीताल आ गया। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगा, गलती से डेट में स्प्रिंट में ऊपर आ गया। ठीक है, ये डेट जो है यहाँ आएगा। उसके बाद विषय आएगा, ये पूरी बॉडी हो गई आपका, आकांक्षी हो गया, क्या क्या गया हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद लास्ट 16 क्वेश्चन है, 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। निबंध जो है 10 नंबर का आएगा। सब पढ़े सब बड़े का निबंध आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका 10 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर दूसरा है समाचार पत्र। समाचार पत्र का यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट होता है। तीसरा है क्या नहीं कर सकती नारी, नारी सशक्तिकरण पे रही है। आप देख सकते हो आजकल नारियां कितनी आगे बढ़ रही हैं, और जरूरी भी है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये लिखा। उसके बाद चौथा है मोबाइल फोन का लाभ और हानि बताना। ये तो बहुत ईजी है, और ये कई बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, और इसका लास्ट जो है यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो आपको 300 वर्ड में लिखना है। इसमें जो है 20-30 वर्ड ज्यादा ही लिखा है, तो आपको क्या इन शॉर्ट करके भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो आप 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10 नंबर 300 शब्दों में लिखना, 4 ऑप्शन दिए, सब पढ़े सब बड़े हो गया। ठीक है, समाचार पत्र हो गया। उसके बाद क्या नहीं कर सकती नारी हो गया, नारी सशक्तिकरण पर, और मोबाइल फोन के लाभ। 4 में से कोई एक कर लो जो आपको बेस्ट आता हो, उसके बाद आप अच्छे स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, जो कि किसका था, हिंदी 201 का था। ठीक है, जो कि NIOS क्लास 10th का था। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।